Hey guys, welcome back to my YouTube channel and in this video we gonna talk about the creativity। देखिए ये सारे क्वेश्चन हैं जो आपके PYQ में क्रिएटिविटी से पूछे जा चुके हैं, तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस हैं आपके पास आसानी से मिलती रहे। सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेचुरल कंसेप्ट्स आर बेस्ड ऑन द, जो नेचुरल कंसेप्ट्स होते हैं वो किस पे बेस रहते हैं। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्या होता है? प्रोटोटाइप आपकी मेंटल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी चीज की जो आप मेंटली रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि सपोज करिए मैं एप्पल कह रहा हूँ, राइट? तो आपके दिमाग में एक रेड कलर का एप्पल आएगा, एक ग्रीन कलर का आएगा, लेकिन जर्नली अगर हम कहते हैं एप्पल तो आपके कलर में क्या आ जाएगा माइंड के अंदर? एक एप्पल की शेप प्लस रेड कलर। तो दैट इज ए प्रोटोटाइप कि आप किसी चीज को मेंटल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, दैट इज मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इमेज। सेट ऑफ रूल्स और प्रॉपर्टी, यानी कि किसी भी चीज के लिए पर्टिकुलर जो रूल्स होते हैं और उसकी प्रॉपर्टी। स्कीमा क्या होता है? यहाँ पर स्कीमा है दैट इज ए कॉग्निटिव फ्रेमवर्क कि हम किसी भी चीज को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। जो इंफॉर्मेशन हमें वर्ल्ड से मिल रही है उसको हम कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्या किसकी क्या प्रायोरिटी है, कौन सुपीरियर है, कौन इंफीरियर है। दैट इज हाउ वी अरेंज इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड। कॉग्निटिव फ्रेमवर्क जिससे कि हम इंफॉर्मेशन को अरेंज करते हैं। फिर आपका आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? कि वो सारी चीजें इफेक्ट अबाउट द वर्ल्ड, जो कि आपका ट्रू भी हो सकता है या फिर फॉल्स भी हो सकता है, जो कि हम नॉर्मली सेंटेंस बोलते हैं। दैट इज कि आई एम राइडिंग ए कार या फिर 2+2 is 4। दैट इज द प्रीपोजिशन। तो सारी चीजें मैंने यहाँ पर बता दी। तो यहाँ पर नेचुरल कंसेप्ट आपके बेस किस पे रहते हैं? नेचुरल कंसेप्ट आर बेस्ड ऑन योर प्रोटोटाइप, दैट इज द मेंटल रिप्रेजेंटेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। व्हाट डज रिड्यूस द प्रॉब्लम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द इनिशियल पॉइंट? कौन सी ऐसी चीज है या फिर जो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं जो कि आपका डिस्टेंस घटा देती है स्टार्टिंग पॉइंट और द आपके गोल के अंदर? तो ये तो हमने कर रखी है प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। दैट इज मीन्स एंड एनालिसिस। मीन एंड एनालिसिस क्या रहती है? कि जो भी आपकी एक बड़ी प्रॉब्लम है उसको सब पार्ट्स में वो क्या कर देती है? डिवाइड कर देती है और हर एक पार्ट को डिफरेंटली ट्रीट करती है या फिर आप कह सकते हैं यूनिकली ट्रीट करती है और हर एक का अलग अलग सॉल्यूशन निकालते हैं। इससे क्या होता है कि जब आपने ये क्या हो गया, ये जो गोल था, सपोज करिए हमें यहाँ पर पहुंचना था, तो आपने इस गोल को क्या कर दिया? छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इन छोटे छोटे पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? इन छोटे छोटे पार्ट्स को हम सब गोल्स कहते हैं। तो सब गोल्स को अचीव करना एज कंपेयर टू द गोल्स को अचीव करना थोड़ा हार्ड होता है। इसलिए हम एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे, आप कह सकते हैं, प्रॉब्लम में उसको डिवाइड कर देते हैं और छोटी छोटी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं और ऐसे करते करते हम क्या पहुंच जाते हैं? बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो मीन्स एनालिसिस बेसिकली क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी है जो कि किसके द्वारा डेवलप करी गई थी? नोएल एंड सिमोन के थ्रू। नोएल एंड साइमन के थ्रू ये डेवलप करी गई थी और इसमें इन्होंने क्या कहा था कि जो भी स्टार्टिंग पॉइंट से जो गोल पॉइंट है, पहुंचने में जितना हमें एक डिस्टेंस लगता है उसको हम कैसे छोटा कर सकते हैं? बाय डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू द स्मॉलर स्मॉलर पार्ट। उसके बाद अगर हम देखें इनके ऑप्शंस की भी बात करते हैं। ऑप्शंस में अगर हम बात करें तो ये आपका पूछ रखा है नॉर्मेटिव यूटिलिटेरियन। नॉर्मेटिव यूटिलिटेरियन क्या होता है? ये होता है कि एक इंडिविजुअल या फिर लोग अपने आप का जो पोटेंशियल है, अपने आप के पोटेंशियल को कैसे मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, अपने आप की जो हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस और वेल बीइंग को कैसे, एंड वेल बीइंग, इसको कैसे ये क्या करने की कोशिश करते हैं? मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। उसे हम नॉर्मेटिव यूटिलिटेरियन कहते हैं। फिर आपका नॉर्मेटिव लॉजिकल क्या होता है? नॉर्मेटिव लॉजिकल क्या होता है? डिस्टिंग्विश बिटवीन हाउ पीपल थिंक एंड हाउ शुड दे थिंक। जैसे कि हाउ दे थिंक कि लोग कैसे सोचते हैं, एंड हाउ दे शुड थिंक, और उन्हें कैसे सोचना चाहिए, हाउ दे शुड थिंक, राइट? यानी कि अगर आप देखोगे लोगों की सोच बहुत डिफर होती है लेकिन उनको सही सोचना चाहिए। दैट इज ए नॉर्मेटिव लॉजिकल। विदाउट लॉजिक के आप देखोगे इंडिविजुअल बहुत अलग अलग तरह की चीजें सोच लेता है। ह्यूरिस्टिक शॉर्टकट क्या होते हैं?
कि ये आपके पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस रहते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस कैसे कि सपोज करिए आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाना है। अब ये देखिए ये 3 रास्ते या 4 रास्ते मैंने बता दिया। अब आपका माइंड क्या कहेगा, सबसे छोटा रास्ता ये है तो मैं इसको फॉलो करूंगा। तो ह्यूरिस्टिक जो शॉर्टकट्स होते हैं वो आपके पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस होते हैं कि हमें पता है कि यहाँ से अगर हम किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है तो शॉर्टकट्स जो अपनाते हैं हम, वो आपका ह्यूरिस्टिक कहलाता है। बट ये गारंटी नहीं करता है कि आपको सॉल्यूशन या फिर आंसर मिल ही जाएगा। मीनवाइल जो इसके अपोजिट होता है एल्गोरिथम, आई थिंक सबने पढ़ रखा होगा। एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जो कि गारंटी करता है कि आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर आंसर था मीन्स एंड एनालिसिस। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। द रोल ऑफ अनकॉन्शियस इन द क्रिएटिव थिंकिंग इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ द। देखिए अगर मैं बात करूं क्रिएटिविटी की, अगर हम बात करें तो इसके 4 पार्ट हैं। सबसे पहला होता है आपका प्रिपरेशन, दूसरा होता है आपका इंक्यूबेशन स्टेज, तीसरा होता है आपका इल्यूमिनेशन और चौथा होता है आपका वेरिफिकेशन। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इंडिविजुअल, देखिए 4 मैंने यहाँ पार्ट लिखे हैं, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन स्टेज, इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन। अब यहाँ पर इसने पूछा है इन चारों के अंदर अनकॉन्शियस माइंड कहाँ पर वर्क करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रिपरेशन में, इंडिविजुअल क्या करता है, जो प्लान है उसको अप्लीकेबल करता है। इंक्यूबेशन स्टेज में क्या होता है, वो प्लान कहीं जाके अटक गया है तो प्रॉब्लम को वहीं छोड़ देता है। और यहाँ पर आपका अनकॉन्शियस माइंड क्या करता है, इनडायरेक्टली उसके ऊपर सोच रहा होता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है इंक्यूबेशन स्टेज में। तो मैक्सिमम क्रिएटिविटी अगर हम बात करें तो कहां पर होती है आपकी, इंक्यूबेशन स्टेज में। उसके बाद आपका कौन सा आता है, इल्यूमिनेशन। जैसे ही हमारा अनकॉन्शियस माइंड उस पर काम करने लग जाता है, इल्यूमिनेशन स्टेज होती है जब आपको अचानक से आहा मोमेंट कि अरे यही सॉल्यूशन होता है। फोर्थ पॉइंट क्या होता है, वेरिफिकेशन, यानी कि आप उसको क्या करते हो, वेरीफाई करते हो कि जो हम सॉल्यूशन लाए हैं वो सही है या नहीं है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो दैट इज इंक्यूबेशन स्टेज इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहाँ पर देखिए मैच द फॉलोइंग है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे क्या है, ये आपके फैलेसीज हैं और फैलेसीज मैंने आपको पढ़ा भी रखी है। क्या कह रहा है, एंकरिंग, हाइंडसाइट, फ्रेमिंग और रिप्रेजेंटेटिवनेस, इसको हमको क्या करना है, मैच करना है। तो एंकरिंग क्या होती है, एंकरिंग होती है, सपोज करिए कि आपने किसी भी इनिशियल स्टेटमेंट से उसको क्या करा, उसको जज करने लग गए। इनिशियली स्टेटमेंट को किसी इंडिविजुअल को या फिर किसी एक प्रोसेस को जज करने लग गए। हाइंडसाइट क्या होता है, आपने देखा होगा कि स्पेशली जो आपके रिलेटिव होते हैं, दे आर लाइक, अगर आप अच्छे मार्क्स आ गए कि हमको तो पता ही था बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन सडनली अगर आपके बुरे मार्क्स आए, हमको पता ही था बुरे मार्क्स आएंगे, क्यों, क्योंकि सारे दिन बाहर जो घूमता रहता है। यानी कि वो क्या करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं सारी चीजों के बारे में अकॉर्डिंग टू द करंट, जो करंट रिजल्ट निकलता है उसके बेसिस पर वो कहते हैं हमें तो पता ही था, देखो वहां भी पढ़ता था, वो भी पढ़ता था, शादी में नहीं आया। लेकिन बुरे मार्क्स आएंगे तो क्या कहेंगे, वो भूल जाएंगे कि बच्चा शादी में नहीं आया पढ़ने के लिए। वो क्या याद रखेंगे कि हाँ वहां घूम रहा था, वहां जाएगा तो ऐसे ही होगा, ऐसा थोड़ा ना होता है, छज्जे पे खड़े हुए थोड़ा ना पेपर निकल जाते हैं। दैट इज हाइंडसाइट। फ्रेमिंग क्या होती है, फ्रेमिंग इज लाइक समथिंग कि आप जो लोगों के डिसीजन होते हैं वो किस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करी जा रही है, इंफॉर्मेशन को किस तरीके से प्रेजेंट करा जा रहा है, उससे जो इंडिविजुअल है वो सोचने लगता है। जैसे कि अगर आप देखोगे आजकल के न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा फ्रेमिंग करते हैं। फ्रेमिंग मतलब अगर आप देखोगे किसी भी एक पर्टिकुलर चीज है उसको एक तरीके से छुपा देंगे और किसी दूसरी चीज को हाईलाइट कर देंगे। इंफॉर्मेशन वही है, लेकिन एक चीज को छुपा देना, दूसरी चीज को हाईलाइट कर देना, जबकि जिस चीज की सही वैल्यू है उस चीज को उन्होंने क्या कर दिया, छुपा दिया। यानी कि इंफॉर्मेशन को इस तरीके से प्रेजेंट करना कि आपको जिस तरीके से वो प्रेजेंट करना चाहते हैं सिर्फ वही वही दिखे, दैट इज फ्रेमिंग।
रिप्रेजेंटेटिवनेस क्या रहती है? रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि आपने एक पर्टिकुलर कुछ कम्युनिटी या फिर कुछ ऐसे एग्जाम्पल सेट कर दिए और उसके बेसिस पर आप उन लोगों को बता रहे हैं। जैसे कि हम अधिकतर कहते हैं पेरेंट्स कि भाई देखो रिक्शे वाले ने आईएएस क्लियर कर लिया। अब क्या हर रिक्शे वाले का लड़का आईएएस क्लियर कर रहा है? नहीं, बट उन्होंने एक पर्टिकुलर चीज को ले लिया और उसके बेसिस पर उन्होंने जो चीज है उसको जर्नली एक्सेप्टेबल करवाया। दैट इज रिप्रेजेंटेटिवनेस। तो एंकरिंग क्या होता है? देखिए इसके सामने सामने इन्होंने मिला रखा है। एंकरिंग इज ए मेकिंग एस्टिमेट अबाउट द इनिशियल वैल्यू। हाइंडसाइट कि हाँ पास्ट इवेंट के बेसिस पर करंट नॉलेज, कि हमें पता ही था कि बच्चा तो पास होने होना था, बहुत अच्छा पढ़ता था या बहुत बेकार पढ़ता था। फ्रेमिंग, इंफॉर्मेशन को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि आप बायस डिसीजन की तरफ जा सके। रिप्रेजेंटेटिव मस्ट स्टडीज एग्जाम्पल आर सेलेक्टेड, यानी कि वो एग्जाम्पल सिलेक्टेड करे जाते हैं जो कि बिल्कुल हाई नॉच के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर अगर हम बात करेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और एट व्हाट लेवल डू वी अंडरस्टैंड द कंप्लीट मीनिंग एंड द सेंटेंस। तो यहाँ पर देखिए आपको लैंग्वेज, थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज आनी चाहिए थी। अगर आप देखोगे सबसे पहले क्या होता है आपका मॉर्फीम। मॉर्फीम क्या होता है? मॉर्फीम होते हैं, यहाँ पर मैं लिखते चलता हूँ इसको लिए। मॉर्फीम होती है आपकी स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट, राइट। तो अगर हम बात करें, और फिनिम क्या होते हैं? फिनिम क्या होती है? यूनिट ऑफ ए साउंड इन ए लैंग्वेज। फिनिम्स जिस तरीके से आप आवाज लिखाते हैं, जैसे आ, लिख कैसे रहे हैं दैट इज वर्ड, आवाज कैसे निकाल रहे हैं दैट इज फिनिम। फिनिम या फिर कहीं पर भी PHEONE का मतलब आए तो वहां पर हमेशा वर्ड किससे होगा? वहां पर मतलब हमेशा आपकी साउंड से होगा। तो फिनिम क्या होती है? स्मॉलेस्ट, आप कह सकते हैं स्मॉलेस्ट, लिख देता हूं मैं यहाँ पर, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन ए लैंग्वेज। सबसे छोटी यूनिट साउंड की किसी लैंग्वेज के अंदर। सिंटैक्स क्या होता है? जब आप किसी चीज को अरेंज करने लग जाते हैं ग्रामेटिकल रूल्स के थ्रू, दैट इज योर सिंटैक्स। प्रोसोडिक कॉन्टोर क्या होता है? दैट इज प्री लिंग्विस्टिक। प्री लिंग्विस्टिक क्या होता है कि आप एक कंप्लीट सेंटेंस को बोलने की कोशिश कर रहे हैं उसको अरेंज करके। तो दैट इज योर आंसर, दैट इज प्रीसोडिक कॉन्टोर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। मोर्फिम क्या रहती है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए, यहां पर मैंने लिखा नहीं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। मीनवाइल जो आपकी फिनिम्स होती है, फिनिम्स लैंग्वेज में साउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। सिंटेक्स क्या होते हैं? आपके ग्रामेटिकल या फिर ग्रामर रूल्स, जिस तरीके से हम अरेंज करते हैं, क्या क्या ग्रामेटिकल रूल्स हैं। और प्रोसोडिक कंट्रोल आपका प्री लिंग्विस्टिक में आता है, जिससे कि हम क्या करते हैं सारी चीजों को अरेंज करके जिस तरीके से सेंटेंस बोलते हैं, दैट इज प्रीसोडिक कंट्रोल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट हैव बीन प्रपोज्ड बाय द टॉरेंस। अब टॉरेंस ने क्या क्या दिया था? टॉरेंस ने दिया था TTCT, दैट इज टॉरेंस टेस्ट ऑफ द क्रिएटिविटी थिंकिंग, राइट। सबको पता होना चाहिए। इसके अंदर इन्होंने यहाँ पर 4 दे रखे हैं। अगर आप चारों के चारों को देखोगे तो ये टॉरेंस टेस्ट के अंदर आते हैं। टॉरेंस टेस्ट के अंदर आते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे जब मैंने आपको पढ़ाया था तो SI मॉडल, SI मॉडल किसका? गिलफर्ड का। गिलफर्ड के जो मॉडल था मैंने आपको बताया था, गिलफर्ड ने 2 चीजों की बात करी थी, एक डाइवर्जेंट थिंकिंग की और एक ट्रांसफॉर्मेशन की। डाइवर्जेंट थिंकिंग को उन्होंने क्रिएटिव थिंकिंग बोला था, राइट। तो अगर हम देखें 1 और 3 ये किसने दिया था? ये आपका गिलफर्ड के थ्रू ही हुआ था। और गिलफर्ड का जो टेस्ट था उसको टॉरेंस ने आगे ले जाकर उसमें क्या क्या ऐड करा? इलेबोरेशन और फ्लेक्सिबिलिटी। यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 एंड 4, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। फर्स्ट भी आता है TTCT के अंदर और थर्ड भी आता है, लेकिन ये दोनों किसके दिया दिया था? गिलफर्ड के थ्रू इनिशियल स्टेज में दिए गए थे। ठीक है, इस चीज का आपको याद रखना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
असर्शन में ये क्या कह रहा है, एल्गोरिथम इज ए लॉजिकल रूल दैट गारंटीज सॉल्विंग पर्टिकुलर प्रॉब्लम। बिल्कुल ठीक है। एल्गोरिथम क्या है, लॉजिकल रूल, किसी भी सॉल्यूशन, किसी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को जब हम निकालते हैं तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। वन कैन फाइंड द सॉल्यूशन इवन टू ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बाय फॉलोइंग बाय सॉल्विंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। बिल्कुल ठीक है, दोनों सही है। एल्गोरिथम का मतलब ही क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से सॉल्व करना। तो अगर हम यहाँ बात करें, ऊपर वाले में एल्गोरिथम के बारे में बात हुई और नीचे वाले ने जो रीजन है वो उसका सही रीजन दिया है कि एल्गोरिथम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व कर सकते हैं बाय स्टेप प्रोसीजर। तो बोथ आर ट्रू, बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर, यहाँ पर ये आर है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द मेंटल सेट। अब देखिए यहाँ पर मेंटल सेट का मतलब क्या होता है। मेंटल सेट क्या रहता है कि अगर आपके जो पास्ट एक्सपीरियंस होता है, अगर पास्ट एक्सपीरियंस होता है तो उस पे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपकी हेल्प करता है, क्योंकि आपने वो क्वेश्चन या उस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रखा है। लेकिन जैसे ही न्यू कंडीशन या फिर न्यू प्रॉब्लम आती है तो वहां पर वो क्या होता है, वो वर्क नहीं करेगा। और मेंटल सेट जैसे कि आपको पता ही चल रहा है, इट्स अ काइंड ऑफ द कि आपको एक रिस्ट्रिक्टेड रहता है कि इस प्रॉब्लम को इसी तरीके से हमने कर रखा है तो हम इसी तरीके से कहेंगे, जैसे हमने फंक्शनल फिक्सनेस में भी करा था। तो दैट इज somehow correlated, not totally related to the mental set। तो अब देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन में क्या कह रहा है। देखिए ये कह रहा है इट कैन इनहेंस द क्वालिटी एंड स्पीड ऑफ परसीविंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अंडर सम कंडीशन। सम कंडीशन यानी कि, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर सम की जगह सेम आना है, सेम कंडीशन, राइट। तो सेम कंडीशन में इनहेंस करता है, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर वन ठीक है। इट कैन इनहेंस द क्वालिटी एंड स्पीड ऑफ द परसीविंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इन द न्यू सिचुएशन। न्यू सिचुएशन में तो मैंने आपको बताया मेंटल जो सेट होता है काम नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर टू गलत है। ऑप्शन नंबर थ्री की ओर देखते हैं, इट में इनिशिएट और डिस्कार्डेड द क्वालिटी ऑफ द मेंटल एक्टिविटी इन न्यू सिचुएशन। बिल्कुल ठीक है, जैसी न्यू सिचुएशन आएगी वो क्या करेगा, अपनी परफॉर्मेंस ढंग से नहीं दे पाएगा, डिस्कार्डेड कर देगा, राइट। इट में इन्वेड और रिस्टोर द क्वालिटी ऑफ द मेंटल एक्टिविटी अंडर द सेम कंडीशन। यहां पर अगर आप देखोगे ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर वन एंड थ्री, क्या वन एंड थ्री हमारे पास दे रखा है, सी पार्ट आपका यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। ध्यान रखने, मेंटल सेट जो होता है या फंक्शनल फिक्सनेस होती है आपकी न्यू कंडीशन में इफेक्टिवली काम नहीं करेगी। जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस है, जो चीज आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग पहले कर रखी है उसके ऊपर वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, द मेन फंक्शन ऑफ ऑटोलिक्टिक बिहेवियर। देखिए ऑटोलिक्टिक बिहेवियर क्या रहता है कि आप किसी चीज को अपने वर्ड्स के थ्रू क्या सही कम्युनिकेट कर पा रहे हैं या नहीं। जैसे कि सपोज करिए कि मैंने कहा कि आज मौसम बहुत अच्छा है, तो व्हाट डज दैट मीन। अगर मैं कह रहा हूँ कि आज मौसम बहुत अच्छा है तो उसका मतलब क्या है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको कहना चाहिए कि हाँ आज मौसम बहुत अच्छा है और इट में भी बहुत टाइम बाद अच्छा हुआ है या बहुत टाइम बाद बारिश हुई है। एंड अगर आप उसका रिप्लाई सिर्फ ऐसे कर रहे हो ओके, दैट मीन्स वहां पर जो मैं आपसे इनडायरेक्टली या जो उसका हिडन मीनिंग है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आप तक नहीं पहुंचा है। दैट इज ऑटोक्लिक्टिक बिहेवियर। तो जो ऑटोक्लिक्टिक बिहेवियर होता है, जैसे कि सपोज करिए कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आई विल बाय ए न्यू कार इन जनवरी। मैं एक नई कार खरीदूंगा जन में। तो क्या मैं अपने रेस्पॉन्स को बिल्कुल अप्रिशिएट कर रहा हूं या फिर बता पा रहा हूं, बिल्कुल क्वालिफाई कर पा रहा हूं कि मैं जन में एक नई कार खरीदूंगा। रिलेशन भी बता पा रहा हूं मैं अपना और किसके साथ, कार के साथ, कि भाई मैं कार खरीदूंगा। प्रोवाइडिंग ए ग्रामेटिकल फ्रेमवर्क फॉर द वर्बल बिहेवियर। वर्बल बिहेवियर के बारे में भी क्या बता रहा हूं मैं, बिल्कुल सही चीज बता रहा हूं ताकि इंफॉर्मेशन क्या हो सके, कम्युनिकेट हो रही है। मैं आपसे कह रहा हूँ आई विल बाय ए न्यू कार इन जैन, तो यू विल से कंग्रेचुलेशन, क्या बात है भाई, पैसे वैसे आ गए। सेम थिंग, राइट। यानी कि जो मैं आपके पास वर्बल कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप तक जा रहा है। दैट इज ऑटोक्लिक्टिक बिहेवियर। तो ऑप्शन नंबर डी, वन टू एंड थ्री
इज द राइट आंसर। तीनों ही ऑप्शन इसके क्या हैं, सही हैं। यहाँ तक आई थिंक आज हम छोड़ते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे करेंगे। सो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही हो। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि ये देखिए वीडियो बनाने में, इस तरीके का पेपर मोड में बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। क्वेश्चंस को छांटना और निकालना, उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है। तो थोड़ा बहुत अप्रिशिएशन हमें आप लोगों की तरफ से भी चाहिए होता है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें वीडियो कैसी लगी। So we will meet in the next video. Till then, keep smiling, keep getting lots of memory. This is Caffeine Shot. Have a great day. Thank you, all of you.